सबसे ज्यादा अगर आपको बोला जाए आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो किसकी होगी, नोबल गैसेस की होगी, है ना। अगर आपसे बोला जाए एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीटी, यानी पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल, तो किस एलिमेंट की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ये तो पता पड़ गया, नोबल गैस। अब नोबल गैस में भी किसकी होगी, जिसका साइज क्या होगा सबसे छोटा, और सबसे ज्यादा छोटा साइज कौन, हीलियम। चलो देखो, आज हम लोग बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। अब तक हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी और अब उसी को हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पढ़ेंगे, कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चंस करेंगे, देन फिर हम एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी करेंगे, है ना। चलो तो देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्या मतलब था, जरा बताओ। अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या है, वो स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम। बोलो क्लियर है। चलो देखते हैं जरा। एक बात बताओ, आपने एक चीज पढ़ी थी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा, आपने क्या पढ़ा था कि साइज के बारे में आपने बात की थी, और क्या बोला था, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज ज्यादा, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज क्या होगा, कम होगा। क्या ये बात पढ़ी थी आपने, जब हमने एटॉमिक रेडियाई पढ़ा था और वहां पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पढ़ी थी, तो वहां पे हमने ये चीज पढ़ी थी ना, अरे बोलो। हाँ, तो देखो अगर साइज अपने को पता चल गया है ना, चालू है हाँ देखो चालू तो है, चलो हाँ। तो देखो जब हमने एटॉमिक रेडियाई पढ़ा तो हमने क्या बोला कि साइज जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज ज्यादा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज कम होगा। अब एक चीज बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज में क्या रिलेशन है, जितना साइज ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम, यानी इनवर्स का रिलेशन है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बोलो हाँ या ना, क्या ये रिलेशन अपने को पता है। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे मैंने बोला एग्जांपल N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियॉन Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, ये मैंने एग्जांपल लिया। तो आपको साफ साफ पता पड़ रहा है साइज सबसे बड़ा किसका, N3 नेगेटिव, सबसे छोटा साइज किसका, Al3 पॉजिटिव का। अब जिसका साइज ज्यादा है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, देखो यही ऑर्डर होगा बेटा। बोलो हाँ या ना। तो आप तो सीधे साइड से रिलेट कर सकते हो। एक एग्जांपल और दूं, चलो एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। दिस इज द एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। सेकंड एग्जांपल इज S2 नेगेटिव और Cl नेगेटिव आर्गन, है ना, और उसके बाद आप लिखो K पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। अब बताओ, अब अगर हम बात करें तो देखो सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन सेम है, इनमें भी सब में इलेक्ट्रॉन सेम थे। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। देखो 7 और 3 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, 9 और 1 10। अच्छा इसमें तो 10 ही, 11 माइनस 1 10, 12 माइनस 2 10, 13 माइनस 3। तो ये जरूर चेक कर लेना कि भैया वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, कहीं अपने मन से पॉजिटिव नेगेटिव देख के करो। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करना। यहाँ पे देखो सल्फर एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20।
16 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन, 17 प्लस 1 18 इलेक्ट्रॉन, 18 का 80 नहीं, 19 माइनस 1 18 इलेक्ट्रॉन, 20 माइनस 2 18, सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी सबके सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो आयोनाइज एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के। सबसे बड़ा साइज S2 नेगेटिव, तो आयोनाइज एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, S2 नेगेटिव। और देखो क्या यही ऑर्डर आएगा, बोलो पता पड़ा, आसान है, कर पाओगे। तो ये तो थी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आयोनाइजेशन एनर्जी, जो ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो हमने कल पढ़ा था उससे रिलेटेड, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको एलिमेंट को अरेंज करना है सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। इसको आपको अरेंज करना है किसके बेसिस पे, आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे। एक और दे दूं, देखो सेकंड है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। एक और दे देता हूं, थर्ड है मेरा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फ्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, एक और दूं क्या, चलो इतने करो, पहले 3 करो, इसको नोट करके ये 3 क्वेश्चन करो, आफ्टर दैट फिर और क्वेश्चंस देता हूं आपको, है ना। करो जरा बेटा। चलो देखो मैं बताता हूं, एक बार ध्यान से देखो और समझो। देखो आपको ये सारे एलिमेंट्स पता है, आपको पता है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन आता है, ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर, और फ्लोरीन के नीचे क्या आता है, क्लोरीन। अब अगर हमें पीरियोडिक टेबल नहीं पता तो फिर हमें अरेंज ही नहीं कर पाएंगे, और अरेंज ही नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाएंगे। अब ध्यान से देखो, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते थे, जेड इफेक्टिव क्या होता था, बढ़ता था, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइज एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी फ्लोरीन की आयोनाइज एनर्जी क्या होगी, ऑक्सीजन से ज्यादा, और क्लोरीन की क्या होगी, सल्फर से ज्यादा। अब ऊपर से नीचे आते तो क्या देखते हैं, ग्रुप, और ग्रुप में क्या देखते हो आप, नंबर ऑफ शेल यानी साइज। तो ऊपर से नीचे जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और साइज बढ़ता है तो आयोनाइज एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है। यानी आयोनाइज एनर्जी क्या होगी, नीचे वालों की कम होगी। अब देखो सबसे ज्यादा किसकी, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा आयोनाइज एनर्जी किसकी, फ्लोरीन। सबसे कम किसकी, सबसे कम किसकी, सल्फर। अब कौन बचा, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ऑक्सीजन क्लोरीन में किसका साइज छोटा है, ऑक्सीजन का, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की ज्यादा होगी और क्लोरीन की कम होगी। देखिए पता पड़ गया, बोलो किस किस का सही है ना, आसान। देखो नेक्स्ट देखो, आपको क्या बोला, नाना पाटेकर, यानी नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, और नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, सल्फर। अब ये चीजें पता होनी चाहिए अपने को, नहीं पता होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हमें पता है डाउन द ग्रुप जाते तो नंबर ऑफ शेल क्या होती है, यानी साइज क्या होता है, बढ़ता है, तो आयोनाइज एनर्जी क्या होगी, कम होगी। दैट मींस आयोनाइज एनर्जी तो किसकी है, नाइट्रोजन की फॉस्फोरस से ज्यादा, ऑक्सीजन की सल्फर से ज्यादा। लेफ्ट टू राइट जाते थे तो हम क्या देखते थे, जेड इफेक्टिव। लेकिन जैसे ही मुझे नाइट्रोजन दिख गया, तुरंत मेरे दिमाग में क्या क्लिक हुआ, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। याद आ रहा है, नाइट्रोजन की क्या होती है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब ये याद होनी चाहिए चीजें, दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए। और जिसकी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है 2s2 2p3, ऑक्सीजन क्या है 2s2 2p4, फॉस्फोरस क्या है 3s2 3p3, और सल्फर क्या है 3s2 3p4। तो 3 और 4 के बीच में गैप होता है। और अब किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन और यहाँ पर फॉस्फोरस। तो सबसे ज्यादा आयोनाइज एनर्जी किसकी हुई बेटा, नाइट्रोजन की, और सबसे कम किसकी हुई, देखो सल्फर की। देख के पता पड़ रहा है, दोनों तरफ स्मॉलर देन का साइन है। अब कौन बचे, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। अब जब भी डायगोनल की बात है, देखो डायगोनल है, जब भी डायगोनल की बात है तो आप साइज देखो, तो साइज किसका छोटा, ऑक्सीजन का, तो आयोनाइज एनर्जी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन देन फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। बोलो किस किस का सही है, बहुत अच्छे, आसान है। चलो अगला आ जाओ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, फॉस्फोरस। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन देन फ्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। अगेन डाउन द ग्रुप क्या देखते हो, साइज। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, यानी आयोनाइज एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है।
यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर तो यही होगा। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन दिखा फिर से क्या दिमाग में क्लिक हुआ, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना, यानी NH2 यानी 2s2 और 2p, 2s2 और 2p 3, और ये क्या है 2s2 और 2p 5। अब बताओ हाफ फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन किसके बीच में लगता था, जब इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितने का हो, सिर्फ 1 का हो। क्या 1 का डिफरेंस है, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ सिर्फ किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, जेड इफेक्टिव, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। दोबारा सुनो या कंफ्यूज हो जाओगे। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है भले ही, लेकिन हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस सिर्फ 1 का है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3 और 1 4, लेकिन नाइट्रोजन फ्लोरीन में क्या हुआ 3 और 5, कितने का डिफरेंस आ गया 2 का। तो यहाँ पे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, जेड इफेक्टिव ही लगेगा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो अब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, फ्लोरीन। चलो देख के बताओ सबसे कम कौन, फास्फोरस, देखो स्मॉलर देन है। नाइट्रोजन क्लोरीन दोनों डायगोनल है, डायगोनल में किसका कॉन्सेप्ट लगता है, साइज का, तो किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन। बोलो किस किस का सही है, दो का है आसान, और दूं, चलो और क्वेश्चंस देता हूं, इस साइड का तो आप लोगों ने नोट कर लिया ना, चलो और क्वेश्चन देता हूं। अगला क्वेश्चन है ना, आसान है बहुत। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम और साथ में मैग्नीशियम, इसको अरेंज करना। देन 5th क्वेश्चन है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन और एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है आपका 6th, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन और सिलिकॉन। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए। और कौन सा क्वेश्चन दूं आपको, और एक और दे दूं क्या, चलो एक और दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। चलो इनको करो जरा, इनको करने के बाद फिर मैं इनको बताऊंगा। देन फिर कुछ एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस करेंगे, और उसको करने के बाद फिर हम एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी पे आ जाएंगे ना। करो बच्चों जरा, चलो देखो आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूं। सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं। जब एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो लिथियम के नीचे कौन आएगा, सोडियम, और लिथियम के बाद कौन आता है, बेरिलियम, और बेरिलियम के नीचे कौन आता है, मैग्नीशियम, है ना। अब सबको पता है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर तो ये होगा। टॉप टू बॉटम जाओगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी, यानी साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यानी ये ऑर्डर होगा। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी बेटा, बेरिलियम की, और सबसे कम किसकी, देखो ध्यान से, किसकी, सोडियम की। अब कौन बचा, लिथियम और मैग्नीशियम। डायगोनली देखो, जिसका साइज छोटा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो लिथियम, और लिथियम के बाद कौन आ गया आपका, मैग्नीशियम आ गया। बोलो किस किसका सही था, शाबाश। नहीं उससे ये है, लेकिन ऐसे ही करना, ठीक है, ये आसान तरीका है ना। अगला देखो, बेटा मांगे और बोरोन एल्यूमिनियम यानी बेरिलियम, और बेरिलियम के साथ कौन आया, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, और बेरिलियम के बाद कौन आया, बोरोन, और बोरोन के नीचे कौन आया, एल्यूमिनियम। अब ऑब्वियसली बात है, टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। दैट मीन्स ये होगा। लेकिन जैसे ही बेरिलियम आ गया वहीं पे दिमाग में क्या क्लिक हुआ, पेनिट्रेशन पावर, याद है। और पेनिट्रेशन पावर क्या होता था, NH2, देखो ये क्या है 2s2, और ये क्या है 2s2 2p1, एक का डिफरेंस है। सेम यही, ये क्या है 3s2, और ये क्या है 3s2 3p1। तो यहां पे क्या लगा, पेनिट्रेशन पावर, यहां क्या लगी, पेनिट्रेशन पावर, और पेनिट्रेशन पावर लगी है
इसका मतलब बड़ा तो होना चाहिए, वो आयोनाइज एनर्जी ज्यादा किसकी होनी चाहिए, बोरोन की, लेकिन पेनिट्रेशन पावर की वजह से किसकी हुई, बेरिलियम और मैग्नीशियम की। इसका मतलब जहां पे बेरिलियम आ जाए वहां पेनिट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए, जहां पे नाइट्रोजन आ जाए वहां हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए, फिर उसको रिलेट करना है, ठीक है। तो चलो बोलो सबसे ज्यादा आयोनाइज एनर्जी किसकी, बेरिलियम की, सबसे कम किसकी, एल्यूमिनियम। बोरोन मैग्नीशियम में साइज किसका छोटा, बोरोन, और जिसका साइज छोटा उसकी आयोनाइज एनर्जी ज्यादा। बोलो किस किस का सही है, सही है दो लोगों का, शाबाश। अगले में आ जाओ फिर से, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन और सिलिकॉन। तो देखो अच्छा एक चीज और सुनो, डाउट ये आएगा सर बेरिलियम और मैग्नीशियम तो यहाँ पे भी आए थे ना, लेकिन यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर नहीं लगा, क्यों, क्योंकि जिसमें पेनिट्रेशन पावर लग रही है वो उसमें और उसके आगे वाले उसमें लगती है एलिमेंट में, तो ये तो पीछे वाला एलिमेंट है, तो पीछे वाले में पेनिट्रेशन पावर नहीं लगेगी। सेम हाफ फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन किसमें लगता है, उसके एक एलिमेंट आगे वाले में, ना कि उसके पीछे वाले में, है ना। तो चलो नेक्स्ट देखो, बोरोन और बोरोन के आगे कार्बन, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन। अब सबको पता है, फिर से डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा और आयोनाइज एनर्जी घटेगी। बोलो क्लियर है। अच्छा अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और आयोनाइज एनर्जी भी बढ़ रही है, जबकि यहाँ क्या था, साइज बढ़ रहा था और आयोनाइज एनर्जी कम हो रही थी। तो कैसे अरेंज होगा, यहाँ पर ऐसे अरेंज होगा, यानी सबसे ज्यादा आयोनाइज एनर्जी किसकी, कार्बन, सबसे कम किसकी बेटा, एल्यूमिनियम। बोरोन सिलिकॉन डायगोनल है, डायगोनल में क्या देखते हैं, साइज, तो जिसका साइज छोटा उसकी आयोनाइज एनर्जी ज्यादा, तो साइज किसका छोटा है, बोरोन का। बोरोन का साइज छोटा क्यों है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल, पता चल रहा है, शाबाश। लास्ट कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। कार्बन के नीचे कौन आया, सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे कौन आया, फॉस्फोरस। सबको पता है ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है और आयोनाइज एनर्जी कम हो रही है, यानी आयोनाइज एनर्जी का ऑर्डर ही होगा। लेफ्ट टू राइट जाओ तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, तो आयोनाइज एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अब भले ही नाइट्रोजन हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन हाफ फील्ड तो उसके आगे वाले ऑक्सीजन होता तब लगता ना, पीछे थोड़ी लगेगा। तो देखो यही ऑर्डर होगा क्या, तो सबसे ज्यादा आयोनाइज एनर्जी किसकी, नाइट्रोजन, सबसे कम किसकी, सिलिकॉन। कार्बन फॉस्फोरस में किसका साइज छोटा, कार्बन, जिसका साइज छोटा उसकी आयोनाइज एनर्जी ज्यादा, तो कार्बन एंड देन फॉस्फोरस। बोलो किस किस का सही है, शाबाश सबका। चलो एक दो क्वेश्चन और दे दूं, एक दो क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन करने बेटा बहुत जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा और हम लोग सीख नहीं पाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8, O2 नेगेटिव, O नेगेटिव, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव। और क्वेश्चन नंबर 9, Mn2 पॉजिटिव, Mn5 पॉजिटिव, Mn7 पॉजिटिव। ठीक है, करो जरा। चलो देखो बहुत आसान है, सबको पता है जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए उतना शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, कम होगा, और जितना शील्डिंग इफेक्ट कम होगा उतना अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो आयोनाइज एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जेड इफेक्टिव क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतना जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जितना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा उतनी आयोनाइज एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, और आयोनाइज एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। बोलो समझ आया। सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, और जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अगेन जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइज एनर्जी भी बढ़ेगी। बोलो कर पाओगे। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन shows maximum ionization energy, which
of the following configuration shows maximum ionization energy। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी शो करेगी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2s2 2p3, ऑप्शन नंबर सेकंड 2s2 2p5, ऑप्शन नंबर थर्ड 3s2 3p3, ऑप्शन नंबर फोर्थ 3s2 3p5। बताओ। और उसके बाद जब तक आप इसको करते हो मैं इधर एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। ये तो सबने नोट कर लिया है ना? अरे बोलो। हाँ शाबाश। तो इधर और एक क्वेश्चन लिख देता हूं जब तक आप लोग उसको करो। देखो आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फ़िगरेशन विच शोज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। कॉन्फ़िगरेशन which shows maximum ionization energy सेकंड। ठीक है, और आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3s2, ऑप्शन नंबर सेकंड 3s2 3p1, ऑप्शन नंबर थर्ड 3s1 और ऑप्शन नंबर फोर्थ 3s2 3p4। ठीक है, तो बोलो ये वाला हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। ये नाइट्रोजन है, सबको पता पड़ गया, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये कौन है? फ्लोरीन है। तो क्या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा? नहीं ना। अगर आप लिखना चाहो तो ये क्या है? ये नाइट्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये फॉस्फोरस है और ये सल्फर है, वो सॉरी क्लोरीन है। पता है? और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट कब लगता है? जब इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना हो? 1 का हो। तो फर्स्ट नहीं होगा, आंसर होगा सेकंड। बोलो क्लियर है? आसान है। चलो ये वाला बताओ जरा, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी कौन शो करेगा? सेकंड। चलो देखें। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड के लिए आप क्या करो, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। याद है? अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, माइनस हुआ एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया? 3s1। इसमें से माइनस हुआ एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हुआ? 3s2। इसमें से माइनस हुआ एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हुआ? 2p6। इसमें से माइनस हुआ एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हुआ? 3p3। 3s2 3p3 है ना। अब इनमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ना, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड में क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बताते हैं। अब बताओ देख करके कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? थर्ड वाले की होगी। क्यों? पहली बात तो नंबर ऑफ शेल ही कम हो गई, बाकी सब में 3 शेल है। देखो थर्ड शेल थर्ड शेल थर्ड शेल, 3 आ रहा है ना, जबकि इसमें कौन सी शेल? सेकंड शेल। दूसरा पी कंप्लीट फील्ड है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ना के सेकंड। तो ओवर कॉन्फिडेंस क्या करता है? ले डूबता है ना। तो फटाफट नोट करो, देन हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो एक छोटी सी चीज और मुझे बता दो जरा सब लोग, अगर मैं आपसे बोलूं मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड, पीरियड में मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा किसकी होगी? तो किसकी होती है? नोबल गैसेस की। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अगर आपको बोला जाए आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो किसकी होगी? नोबल गैसेस की होगी, है ना। अगर आपसे बोला जाए एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीटी, यानी पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल, तो किस एलिमेंट की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है? ये तो पता पड़ गया, नोबल गैस। अब नोबल गैस में भी किसकी होगी? जिसका साइज क्या होगा? सबसे छोटा। और सबसे ज्यादा छोटा साइज कौन? हीलियम। हाइड्रोजन कोई नोबल गैस थोड़ी है, हीलियम है ना भाई। अगर आपसे बोला जाए मिनिमम
मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड, तो कौन से पीरियड की होगी सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी? पीरियड में किसकी सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है? एल्कली मेटल्स की। किसकी होती है? एल्कली मेटल। लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयोनाइजेशन बढ़ती है ना, तो सबसे कम किसकी होती है? एल्कली मेटल्स की। एल्कली मेटल्स का मतलब फर्स्ट ए या फिर फर्स्ट ग्रुप की होती है ना। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? 18th या फिर 0 ग्रुप। अगर आपसे मैं बोलूं एलिमेंट हैविंग मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड या इन पीरियोडिक टेबल, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी कौन से एलिमेंट की होती है? तो हम बोलेंगे सीजियम। किसकी बोलेंगे? सीजियम। बोलो पता चला? चलो नोट करो जरा। चलो तो बेटा बात कर रहे हैं किसके बारे में? एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं? सबसे पहली एप्लीकेशन है मेटेलिक करेक्टर। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? मेटेलिक करेक्टर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर या इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर या करेक्टर, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। ठीक है, अब क्या होता है देखते हैं जरा, है ना। देखो आपको पता है मेटल कौन होते हैं? मेटल्स क्या होते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं मेटल्स, तो क्या होते हैं मेटल्स? मेटल्स क्या होते हैं? which having tendency to lose इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या होते हैं? जिनके पास टेंडेंसी होती है किस चीज की बेटा? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। बोलो ये बात क्लियर है? चलो शाबाश। अब एक बात बताओ, कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन कब लूज करेगा? जब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि मेटेलिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जितनी आयोनाइजेशन कम होगी उतना मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा। तो चलो देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम। हम फ्रेंशियम नहीं लेते हैं, याद रखना। ठीक है, अब बताओ जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो अब नंबर ऑफ शेल यहाँ पे बढ़ रही है क्योंकि एक ग्रुप में, और नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। यानी सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर किसका? सीजियम का। एक और एग्जांपल ले लो, मैंने बोला बेटा मांगे कार, स्कूटर और बाप। यहाँ पे भी हम रेडियम नहीं लेते क्योंकि रेडियो एक्टिव है ना। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है, और मेटेलिक करेक्टर वेरी गुड, मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है। बोलिए हो गया। अच्छा एक चीज और, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करूं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, तो इनमें ज्यादा मेटेलिक कौन होते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं? ज्यादा मेटेलिक होते हैं, है ना। तो यहां पे भी क्या हो रहा है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेटेलिक करेक्टर के बारे में। मेटेलिक करेक्टर के बारे में। क्या कोई मुझे बता सकता है कि डी ब्लॉक के मेटल्स जो हैं वो कम मेटेलिक क्यों होते हैं? किस लिए?
नहीं 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 नहीं, देखो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से वो क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करने की वजह से मेटलिक करेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बोलो समझ आया? अगर मैं आपसे बोलूं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करूं, तो अगर मैं आपसे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करूं तो एस ब्लॉक के मेटल्स का, एस ब्लॉक मेटल्स और डी ब्लॉक मेटल्स, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, डी ब्लॉक के मेटल्स का। क्यों? क्योंकि इनमें डी ब्लॉक के मेटल में मेटेलिक बॉन्ड तो है ही, भले कम है लेकिन है तो सही। मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ और कौन से बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। जबकि एस ब्लॉक के मेटल में ओनली मेटेलिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सिर्फ कौन से बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड। लेकिन यार एक बात बताओ, तुम बताना मुझे, हमने तो जब मेटल से कंपाउंड बनाए हैं तो एस ब्लॉक के एलिमेंट देखे हैं, तो वहां पे तो आयोनिक बॉन्ड भी तो बनाते हैं वो, तो हमने सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड क्यों बोला, आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बोला? आयोनिक बॉन्ड भी तो होना चाहिए ना। जैसे मैंने बोला सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल में कौन सा बॉन्ड होगा, सोडियम मेटल में सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड होगा, सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड होगा। अगर मैं बोलता NaCl तो कौन सा बॉन्ड होता, तो आयोनिक बॉन्ड होता। यानी एस ब्लॉक के मेटल में मेटेलिक बॉन्ड ही होता है, जब वो नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तब आयोनिक बॉन्ड बन रहा होता है। तो कंफ्यूज मत होना इस बात पे कि यार एस ब्लॉक के मेटल में तुमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा है, नहीं पढ़ा, वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड पढ़ा है। समझ आया? क्लियर है? तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। चलो एक बार नोट करो, फिर देन सेकंड हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं। अब 2-3 एप्लीकेशन छोटी छोटी फटाफट खत्म हो जाएंगी, है ना। करो जरा नोट। चलो तो अब बेटा बात कर रहे हैं हम लोग सेकंड एप्लीकेशन के बारे में, जिसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करते हैं, ना। ये दो ही मेन एप्लीकेशन है, तो इन दोनों एप्लीकेशन को ही देखना है अपने को, ज्यादा वो नहीं करना है ना, क्योंकि जितना सिलेबस में उसके हिसाब से ही पढ़ना है। पता जरूरत से ज्यादा पढ़ लिया ना। तो देखो सेकंड एप्लीकेशन इज टू फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकंड एप्लीकेशन इज टू फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है ना। अब कैसे करते हैं फाइंड उसको देखो, है ना। सिर्फ ये देखना कि कहां पे सडन चेंज आ रहा है, लार्ज चेंज आ रहा है इन आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको, है ना। मेरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, मुझसे बोला कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 आपको दी है 50, है ना, यानी आप बोल दो 50 बोल दो, बहुत है, 50 किलो जूल, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड दी है आपको 100 किलो जूल, 1 किलो जूल में, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड आपको दी हुई है 150 किलो जूल। आयोनाइजेशन एनर्जी फोर्थ आपको दी हुई है 500 किलो जूल, और आयो, है ना, इतना बहुत है, 4। अब आपको यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी दी है और आपको बोला है कि एक एलिमेंट है, ये उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, और आपको ये बताना है कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये क्वेश्चन आएगा नॉर्मल, है ना, कि एक एलिमेंट है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ये ऑर्डर है, और आपको क्या बताना है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोग क्या चेक करोगे, आप लोग चेक करोगे सडन कहां पे बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। तो देखो यहाँ पे तो 50 से 100 आया, 100 से 150 आया, लेकिन यहाँ पे क्या गया सडन, 150 से सीधे चेंज आ गया कितने का, 500 का। यानी देखो एक लार्ज डिफरेंस आया ना, एक लार्ज डिफरेंस आया। और लार्ज डिफरेंस कब आएगा, देखो अगर मैंने बोला कि भैया मेरे पास न्यूक्लियस है और ये एटम है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, मानो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, है ना, उसके बाद 1 2 3 ये इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, ठीक।
है ना। तो क्योंकि 4 दिए हुए, 4 आयोनाइजेशन एनर्जी दी है, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी लगी? 50। ये पहला इलेक्ट्रॉन था, इसके लिए लगी 50 किलो जूल। दूसरे के लिए कितनी लगी? 150 किलो जूल। तीसरे के लिए कितनी लगी? 100 किलो जूल। तीसरे के लिए 150 किलो जूल। जैसे ही तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो देखो नंबर ऑफ शेल कम हो गई, नंबर ऑफ शेल कम हो गई। दूसरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अब सडन चेंज आया, 3 इलेक्ट्रॉन तो सेम शेल के थे, आराम से निकल गए, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन किसका है? इनर शेल का है। क्या आसानी से निकलेगा? नहीं निकलेगा, है ना। इसीलिए इतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी। यानी इसका मतलब साफ साफ पता पड़ गया वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? 1 2 3। जैसे सडन चेंज आएगा तो उससे पहले वाले सारे जो आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी है उतने क्या होंगे? आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा? आपके 3, है ना। एक एग्जांपल और देता हूं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए, डाउट ना रहे। एग्जांपल नंबर 2, मैंने बोला आयोनाइजेशन एनर्जी 1 दी है 5 किलो जूल, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड दी है 50 किलो जूल, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड दी है आपको 750 या 350 किलो जूल, और आयोनाइजेशन एनर्जी फोर्थ आपको दी है बेटा 500 किलो जूल। बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बताओ कहां पे सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है? 5 से 50 या 50 से 350? 5 से 50 कितना एनर्जी डिफरेंस है? 45। 50 से 350 कितना है? 300 का। तो कहां पे सडन एनर्जी चेंज आया? यहां पर। तो यहां पे क्या है? लार्ज डिफरेंस आया, और लार्ज डिफरेंस आने की वजह से क्या होगा? इसका मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे, क्योंकि जैसे आप तीसरा निकालने गए तो क्या लगा? बहुत ज्यादा एनर्जी लगी। बोलो समझ आया? अरे बोलो। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए बेटा आपके 2। चलो ये वाला आप बताओ फिर से। आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3, आयोनाइजेशन एनर्जी 4, आयोनाइजेशन एनर्जी 5। ठीक है, यहां मैंने बोला 2 किलो जूल है, और यहां मैंने बोला 45 किलो जूल है, यहां मैंने बोला 70 किलो जूल है, यहां पे 90 किलो जूल, और यहां पर 100 किलो जूल। बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बताओ भाई। बोलो कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कहां पे सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है? 2 से 45 पर, है ना। तो इसका मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होंगे। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जब दूसरा निकाल रहे हो तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। बोलो आसान है, पहचान पाओगे? तो इसी के साथ आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है समाप्त। कि हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। चलो तो आज के लिए इतना ही कर लो नोट।